हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विद्या निकेतन पर। और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण से। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपना पाठ। यहाँ देखिए 2 चित्र बने हुए हैं, जिनमें एक में दिखाया जा रहा है कि जो ग्रीन सिग्नल है वो हमें जाने का संकेत दे रही है। दूसरी चित्र में है कि अध्यापिका अपने छात्रों को कुछ इशारे में पढ़ा रही हैं। और तीसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा किस तरह से इशारा कर रहा है कि वो अपनी मम्मी के गोद में जाए या मम्मी को अपने पास बुलाए। उपरोक्त चित्रों में दिखाए गए संकेतों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हरी बत्ती चलने का संकेत दे रही है। अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से शांत बैठने के लिए संकेत कर रही हैं और नन्हा बालक माँ को बुलाने का संकेत कर रहा है। संकेत के माध्यम से कुछ बातें कही जाती हैं, मगर सभी बातें हम संकेत में नहीं कर सकते। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बोलना या लिखना बहुत ज़रूरी है। जब हम बोलेंगे तो जो सुनने वाले हैं वो समझ पाएंगे, और अगर हम लिखेंगे तो जो पढ़ने वाले हैं वो उसे समझ पाएंगे। तो भाषा क्या है? भाषा शब्द भास धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना। टीवी सीरियल, फिल्म आदि में कलाकार बोलकर समझाते हैं और हम सुनकर वो समझ लेते हैं। समाचार पत्र में लिखकर समाचार प्रकट करते हैं और हम पढ़कर समाचार को समझते हैं। यही तो भाषा है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वह साधन ही भाषा है। और सिंपल सी लैंग्वेज में हम अगर कहें तो भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा, अगर हम कहें कि भाषा के 2 रूप हैं, अगर तीसरा रूप जो सांकेतिक भाषा है वो उससे हम सभी बातों को कहना या सभी बातों को समझना बहुत ही उससे मुश्किल हो जाएगा। तो हम भाषा के मुख्य 2 रूपों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी मौखिक भाषा के बारे में। तो आइए, मौखिक भाषा क्या है? जब आप अपने किसी मित्र, बहन, भाई, मम्मी पापा आदि से कुछ भी बातें करते हैं तो आप बोलकर इन्हें समझाते हैं या वे सुनकर आपकी बातों को समझ लेते हैं। यही भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जब मन की बातों को अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं तो इसे ही हम कहते हैं मौखिक भाषा। आइए हम जानेंगे लिखित भाषा क्या है। जब भाषा का अस्थाई रूप होता है, ये जो लिखित भाषा है ये भाषा का अस्थाई रूप होता है, क्योंकि इसे हम सहेज कर रख सकते हैं। मौखिक भाषा को हम सहेज कर नहीं रख सकते, लेकिन लिखित भाषा को क्या कर सकते हैं हम? लिखित भाषा को हम सहेज कर रख सकते हैं। इसलिए इसे अस्थाई भाषा या इसे अस्थाई भाषा हम कह सकते हैं। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही ज्ञान को संचित किया जा सकता है ना? और इससे ज्ञान का एक से दूसरे देश तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी पहुंचाया जा सकता है। तो जो लिखित भाषा होती है वो एक रिकॉर्ड के रूप में हमारे पास रखी रहती है, जिसे हम दूर दूर तक या अपनी अगली पीढ़ी तक या दूसरे देशों तक या दूर दूर तक हम इसे फैला सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं तो इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा से तात्पर्य वह भाषा से है जिसे बच्चा सबसे पहले अपने माँ से, अपने परिवार में और परिवार के सदस्यों के बीच सीखता है। माँ बच्चों के नज़दीक होती हैं और बच्चा अपनी माँ द्वारा
बोले गए अक्षरों को धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है और उससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। पहले छोटे छोटे शब्दों को बोलता है वो और फिर बड़े बड़े शब्दों को बोलने लग जाता है। और इस तरह से बच्चा परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे हम कहते हैं मातृभाषा। जो बच्चा पंजाबी सीख लेता है और जो भाषा जिन बच्चों के घर में बोली जाती है उन्हें सीखने के लिए उन्हें अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा उस भाषा को अपने घर में अपने परिवार से ही सीख लेता है। तो यही कहलाती है उनकी मातृभाषा। अगर बच्चा पंजाबी परिवार का है तो वो पंजाबी बोलना सीख लेता है। अगर हिंदी भाषी परिवार का बच्चा होता है तो वो हिंदी भाषा बोलना सीख लेता है और यही बन जाती है उनकी मातृभाषा। अतः एक भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार में सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिस भाषा का देश के अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। जैसे कि भारत में हिंदी और अमेरिका में अंग्रेजी आदि। इसके बाद है राजभाषा। राजभाषा हम किसे कहते हैं? जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा है हिंदी, क्योंकि यहाँ जो सरकारी काम होते हैं या जो सरकार के कार्यालयों में जिस भाषा में काम होती हैं वो है हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी तो हमारी इंटरनेशनल भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये सभी जगह बोली और समझी जाती हैं। लेकिन हमारी जो मुख्य भाषा है वो है राजभाषा हिंदी। बोली किसे कहते हैं? बोली का अभिप्राय स्थानीय तथा घरेलू बोली से है। यह किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है तथा इसका सीमित क्षेत्र होता है। वो खास पर्टिकुलर उसी जगह पे वो भाषा बोली जाती है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। लोकगीत, लोक कथाएं आदि भी इसका सदृश्य मानते हैं। जो लोक कथाएं होती हैं और जो यहाँ के लोकगीत होते हैं वही इसको समृद्ध बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। जो भाषा क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं उसे हम बोली कहते हैं। जैसे कि आप देखिए बीकानेर की भाषा क्या हो जाती है? बीकानेरी, है ना। बीकानेर की भाषा क्या हो जाती है? बीकानेरी। जोधपुर की भाषा हो गई जोधपुरी। और इसी तरह से जो क्षेत्र विशेष में भाषा बोली जाती है उसे हम वहाँ की बोली कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। तो देखिए यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से आपको भाषा और बोली में अंतर समझाया गया है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, क्योंकि जो भाषा होती हैं उसे हम बहुत दूर के इलाके तक बोला जाता है। जैसे हिंदी है तो हिंदी हमारे पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। लेकिन जो बोली होती है वो बोली का क्या होता है? उसका अपना एक सीमित क्षेत्र होता है और उसी क्षेत्र विशेष में वो भाषा बोली जाती है। जैसे गुजराती है तो गुजराती सिर्फ गुजरात में बोला जाता है। तो क्या हो गया? बोली की एक सीमित क्षेत्र होता है। दूसरा है भाषा में साहित्य रचना होती है। भाषा में क्या होता है? साहित्य की रचना होती है। लेकिन बोली जो होता है, बोली जो है बोली केवल बोली जाती है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे कि ब्रज भाषा है, अवधी है, ऐसे। इसके बाद है भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। जो भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है सरकारी कामकाज के लिए, जबकि बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए नहीं होता है, बल्कि ये किसी क्षेत्र के जन सामान्य के परस्पर व्यवहार और विचारों के आदान प्रदान के लिए इसका प्रयोग होता है। भारतीय भाषाएं और हिंदी। चलिए हम अब देखेंगे कि भारतीय भाषाएं और हिंदी क्या क्या है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो 22 भाषाएं जिनको जो मान्यता प्राप्त हैं वो हैं
असमिया, गुजराती, बांग्ला, संस्कृत, उड़िया, डोगरी, बोडो, सिंधी, उर्दू, तमिल, मणिपुरी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी, पंजाबी और संथाली। ये सभी जो 22 भाषाएं हैं, इन सबको क्या है, हमारे संविधान में इनको मान्यता दी गई है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अपने पाठ को। प्रमुख रचनाओं की भाषाएं। जो प्रमुख रचनाओं की भाषा है वो क्या हैं? जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो जिन्हें हमारे बड़े बड़े साहित्यकारों ने लिखे हैं, जो उनकी भाषा है और जो उनकी रचनाएं हैं वो किस भाषा में लिखी गई हैं, आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो जो सबसे पहले है वो है रामचरितमानस, जिसकी रचना श्री तुलसीदास जी ने की थी, और ये किस भाषा में है? ये अवधी भाषा में है। ये है अवधी भाषा में, देखिए। इसके बाद है सूरदास। सूरदास द्वारा रचित जो सुरसागर है हमारा काव्य, वो है ब्रज भाषा में। इसके बाद कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं, वो हिंदी में है। साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, ये हिंदी में है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की लिखी हुई है और ये हिंदी में है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है ये, और ये है अवधी भाषा में। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित ग्रंथ है और ये है हमारी हिंदी भाषा में। मानसरोवर प्रेमचंद जी द्वारा रचित है और ये है हिंदी में। तो इस तरह आपने देखा प्रमुख जो रचनाएं हैं और जिसकी रचना किस भाषा में की गई है, यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे अब लिपि के बारे में। लिपि क्या है? भाषा को, जिस भाषा के जो लिखने का ढंग होता है, सिंपली हम कह सकते हैं, सिंपल शब्द में अगर हम कहें तो भाषा के जो लिखने का ढंग होता है उसे ही हम कहते हैं लिपि। आइए हम देखते हैं कि हमारी किताब क्या कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से मौखिक भाषा को क्या किया जाता है? मौखिक भाषा को लिखा जाता है। इसी निश्चित चिन्ह व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में जिस तरह कुछ वस्तुओं की पहचान उसके अलग अलग नामों से होती है, उसी तरह से प्रत्येक भाषा अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। जैसे कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जिस चिन्ह के द्वारा आप पढ़ पाते हैं हिंदी को, उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। ऐसे ही हर भाषा की अपनी लिपि होती है। अब कौन सी भाषा किस लिपि में है? जैसे संस्कृत जो है वो हिंदी में है लिखी हुई, हिंदी ही जैसी दिखती है ना हमें, तो वो देवनागरी लिपि है। उर्दू की जो लिपि है वो क्या कहलाती है? फारसी। अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन कहलाती है और पंजाबी की लिपि क्या कहलाती है? गुरुमुखी। मराठी भी लगभग हिंदी की तरह ही दिखाई देता है, इसलिए यह भी क्या है? मराठी भी देवनागरी लिपि में है। नेपाली देवनागरी में है। फ्रांसीसी रोमन में है। कोंकणी देवनागरी में, जर्मन रोमन में और बंगाली बांग्ला में। तो ये है हमारी भाषा और उनकी लिपि। आगे हम पढ़ेंगे मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है? विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप मानक कहलाता है, भाषा मानक कहलाता है। भाषा में एक से जो अधिक शब्द के एक से अधिक रूप जो प्रचलित हो सकते हैं, ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई है। जैसे कि यहाँ देखिए, गए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका मानक रूप क्या है? ये। चाहिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन शिक्षाविदों और विद्वानों द्वारा जो मानक भाषा के रूप में माना गया वो चाहिए ऐसे लिखा जाता है। नई या नई, जाएंगे, लेकिन सही ये वाली है। अंत। संबंध, तो संबंध ये है। शुद्ध ये है। ठंड और ठंड ये है। तो इस तरह से भाषा और उस जो मानक भाषा है वो इस तरह से हमारे लिए मान्यता प्राप्त है।
साहित्य क्या है? प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है। वह पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है। यह ज्ञान ही साहित्य है। अतः ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य क्या है? साहित्य एक्चुअली ज्ञान का अथाह भंडार है, जिसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें होती हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ज्ञान का जो बैंक है वो साहित्य कहलाता है। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या होते हैं? जिन विचारों को साधारण रूप में लिखते हैं वे गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है, पत्र हैं आदि। और पद्य साहित्य क्या होता है? जिन विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है वे पद साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कविता है, गीत है, पद है, दोहा है, छंद, चौपाई, ये सब क्या कहलाते हैं? पद साहित्य कहलाते हैं। आइए हम देखेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। हम व्याकरण की बुक पढ़ रहे हैं, व्याकरण की किताब पढ़ रहे हैं, पर व्याकरण होता क्या है? व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण वर्ण, शब्द एवं वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान ही हमें भाषा का असली परिचय देता है। व्याकरण के कारण ही भाषा में सदा एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण ही भाषा को मापने और अशुद्ध प्रयोग पर अंकुश लगाने वाला एकमात्र साधन है। व्याकरण में वर्ण, शब्द और व्याकरण में क्या होता है? वर्ण, शब्द और को विस्तार से समझाया जाता है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्धतम रूप का हमें ज्ञान कराता है, या जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना पढ़ना सिखाता है। इसे ही हम कहते हैं व्याकरण। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। तो व्याकरण के 3 भेद कौन कौन से हैं? ये हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आगे के जो पाठ हैं हम उनमें इन्हें बारी बारी से पढ़ेंगे और बारी बारी से हम इन्हें समझेंगे भी। चलिए हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे। अभी इस पाठ में हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के रूप का ज्ञान प्राप्त करके उनका उच्चारण और भेद लिखने की विधि के विषय में जो विधि होती है इनको लिखने की, उसके बारे में हम जानते हैं। शब्द विचार क्या है? इनमें शब्दों के भेद, बनावट, उत्पत्ति आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार क्या होते हैं? इनमें वाक्यों की रचना, भेद, वाक्य विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। हमारा ये पाठ यहाँ पर पूरा हो गया, लेकिन हम संक्षेप में देखेंगे कि हमने इस पूरे पाठ में क्या क्या पढ़ा और क्या क्या जाना। तो आइए हमने एक बार इसका रिकैप देखना है कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। इसके बाद हमने सीखा कि भाषा 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। फिर हमने पढ़ा कि मातृभाषा क्या है। जिस भाषा को हम अपने परिवार में सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा का देश के अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं। जिस जगह के लोग ज़्यादातर उस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा होती हैं देश के कार्यालय और राजकाज के कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। साहित्य के प्रकार गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ये हमने पढ़ा कि साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, एक गद्य साहित्य होता है और एक पद्य साहित्य होता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण करना है, या व्याकरण का शाब्दिक अर्थ के अलावा हमने पढ़ा कि व्याकरण क्या है। व्याकरण है किसी भी जो भाषा के शुद्धतम रूप को जानना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के भाग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में विचार किया जाता है और शब्द विचार में शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य विचार में क्या होता है? वाक्यों की रचना के बारे में विचार करते हैं। आइए अब इनमें थोड़े से जो अभ्यास हैं हम उन्हें भी पूरा कर लेते हैं।
अब है निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। भाषा शब्द भास धातु से बना है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मैंने लगा रखा है ये करेक्ट, तो हम लगा देंगे इसमें करेक्ट या सही। भाषा के 3 रूप होते हैं, नहीं जी हमने इसमें 2 ही रूप पढ़ा है ना, तो भाषा के 2 रूप होते हैं, तो इसलिए ये दूसरा वाला वाक्य हमारा गलत है। बोली का क्षेत्र व्यापक होता है, नहीं सीमित होता है। बोली का जो क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है, क्योंकि एक खास जगह पर ही वो बोली बोली जाती है। भारत की राजभाषा मराठी है, जी नहीं, भारत की राजभाषा हिंदी है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी, ये वाक्य भी हमारा गलत है। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। चलिए हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएं। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, साहित्य 2 प्रकार के होते हैं। बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है, ये सही है। भारतीय संविधान में 24 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, नहीं। कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। याद रखने वाली बात है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर हमारे परीक्षाओं में ज़रूर आते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो याद रखिए 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है। चलिए हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न 2 की तरफ, और प्रश्न 2 में है निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग होता है? सही का निशान लगाइए। जब अध्यापिका श्याम पट पर अपने प्रश्नों के उत्तर लिख रही होती हैं, तब देखिए मैंने इसमें लगा भी रखा है पहले से, तो वो कौन सी भाषा में आएगा? वो आएगा लिखित भाषा में। रमेश अपने मित्रों से फ़ोन पर बात कर रहा है, तो मौखिक भाषा हो जाएगा ये। नेहा मोबाइल फ़ोन से अपने मित्र को एसएमएस कर रही है, जब वो एसएमएस कर रही है ना कि लिखने का काम कर रही है वो, तो ये लिखित भाषा हो गया। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, बोल तो नहीं रहे, तो ये क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे, समझ रहे हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा मौखिक भाषा। मम्मी बच्चों को कविता सुना रही हैं, तो सुना रही हैं वो, तो क्या मुख से बोल रही हैं? मुंह से बोल रही हैं, तो ये हो गया हमारा मौखिक भाषा। चलिए हम चलेंगे अपने प्रश्न 3 की तरफ, और यहाँ देखिए आप निम्नलिखित वर्ग जाल में भाषाओं के नाम छांट कर लिखिए। यहाँ पे जो वर्ग जाल बना हुआ है इसमें बहुत से भाषाओं के नाम छिपे हुए हैं, तो हमने देखिए यहाँ पे मिला रखा है, और आप भी करते जाइए। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने मिला हुआ है तेलुगु, इसके बाद है ये कन्नड़, यहाँ देखिए, इसके बाद है कोंकणी, यहाँ से यहाँ देखिए कोंकणी है, इसके बाद आप देखेंगे कश्मीरी है ना, इसके बाद आप देखेंगे उर्दू है यहाँ, इसके बाद है देखिए यहाँ पर है नेपाली, और यहाँ पर है संथाली। तो ये हमारा वर्ग जाल पूरा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तमिल भी है। तो हमने बहुत सारी भाषाओं को इस वर्ग जाल में से ढूंढ लिया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ मैंने इसके मानक रूप को लिख रखा है। अशुद्ध ऐसे लिखते हैं। रुपए ऐसे, देखिए यहाँ पर अशुद्ध ऐसे लिखेंगे, रुपए ऐसे लिख देंगे। सुंदर को हम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ बिंदी लगा देंगे सुंदर, और डंडा ऐसे बनाएंगे। संबंध को हम स पे अनुस्वार, ब पे अनुस्वार और ध लिखेंगे, संबंध हो जाएगा। झंडा को हम इस तरह से लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 4 भारतीय भाषाओं के नाम लिखिए। तो 4 जो भारतीय भाषाएं हैं हमारी, उनके नाम हमने यहाँ पर लिखना है। देखिए 4 भारतीय भाषाएं क्या क्या हैं? 4 भारतीय भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू और गुजराती।
इसके बाद हमने भरना है ख में 4 विदेशी भाषाओं के नाम लिखने हैं। तो हम भरेंगे यहाँ पे चाइनीज, इसके बाद हमने भरना है अंग्रेजी, हमने भर रखा है फ्रेंच और जर्मन लिख देते हैं, जर्मन। हम स्पेनिश भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गई हमारी विदेशी भाषाएं। इसके बाद है 4 दक्षिण भारतीय भाषाएं लिखनी है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है तमिल हो गया, मलयालम, कन्नड़ और यहाँ भर देते हैं हम तेलुगु। तो ये देखिए हमारी 4 दक्षिण भारतीय भाषाएं हो गई। इसके बाद 4 बोलियों के नाम भरने हैं हमने। तो 4 बोलियों में हम भरेंगे अवधी, इसके बाद हम भर देंगे यहाँ पर हरियाणवी, इसके बाद नागपुरी और भोजपुरी। तो ये हो गई हमारी 4 बोलियों के नाम। आगे हैं 4 प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखने हैं। तो 4 प्रमुख साहित्यकारों के नाम हो जाएंगे तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। नेक्स्ट है हमारा 4 प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखने हैं हमने। तो हम ग्रंथों के नाम इस तरह से लिखेंगे, देखिए। सबसे पहले रामचरितमानस, फिर सूरसागर। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, सूरसागर सूरदास द्वारा रचित है, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और मानसरोवर प्रेमचंद जी द्वारा रचित ये ग्रंथ हैं। तो हमने ये सारे ग्रंथों के नाम यहाँ पर लिख लिए। आगे है हमारा निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे टेलीविज़न पर समाचार वाचन यानी बोलना, तो क्या हो गया ये मौखिक। ये क्या हो गया वाचन यानी बोल रही है, वो बोल रहे हैं, बोल रही हैं, जो भी हो। तो ये क्या हो गई हमारी मौखिक भाषा। पुस्तकालय में पुस्तक पाठन, ये भी मौखिक है। इंटरनेट द्वारा जानकारी प्राप्त करना, ये हमारा लिखित में आ जाएगा। टेलीफोन पर बातचीत मौखिक हो जाएगा। मोबाइल पर संदेश भेजना लिखित हो जाएगा। मंच पर कविता पाठ करना ये मौखिक हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे सारे अभ्यास और इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो अगर आपको इस पाठ में कहीं भी कोई भी दिक्कत महसूस हो रही हो या जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसे दोबारा एक बार पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खूब पढ़ें बच्चों।